हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 4 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 4 हमारे पास क्या था? पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरीज क्या होती हैं, डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। इनकम डिस्कस कर चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज भी डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ और चीजें हैं जो हमें एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज के अलावा समझने होंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज को तो मैं ऑलमोस्ट खत्म कर चुका हूं, ठीक है, प्रीवियस टॉपिक में। अब हम चालू करते हैं कुछ और टॉपिक्स जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं, और ये हमारी इस चैप्टर के ऊपर आखिरी कंसेप्ट, आखिरी टॉपिक होने वाला है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो कंसेप्ट हमारे पास है क्या? रिकमेंडेशंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। एक 15th फाइनेंस कमीशन बनाया गया था, उसकी रिकमेंडेशंस क्या क्या थी? यूनियन एंड स्टेट एक्सपेंडिचर 2020-21 कि यूनियन लेवल पे क्या क्या एक्सपेंडिचर होने चाहिए, पता है ना? यूनियन का मतलब क्या होता है? सेंट्रल लेवल पे। दूसरा, स्टेट लेवल पे कौन कौन से एक्सपेंडिचर होने चाहिए 2020-21 के अंदर। अब सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि भैया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का मतलब क्या होता है। तो चलो समझते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब। एक्सपेंडिचर का सबको पता है मतलब क्या होता है? खर्चा, है ना? लेकिन जब हम बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो ये एक ऐसा खर्चा होता है, ना तो ये कभी किसी बिजनेस के लिए या कभी किसी गवर्नमेंट के लिए एसेट जनरेट करता है, और ना ही ये उनकी लायबिलिटीज को खत्म करता है। मतलब एक ऐसा खर्चा जो एक गवर्नमेंट करे चाहे प्रोड्यूसर करे, लेकिन उस खर्चे से ना तो एसेट जनरेट होगा ना ही लायबिलिटीज खत्म होंगी। सिर्फ उससे होगा क्या? डे टू डे एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, वो जो है ना, वो क्या होते हैं? कवर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जब मैं एक प्रोड्यूसर के लेवल पे बात करूं, एक प्रोडक्शन कंपनी की बात करूं, तो उनके डेली लेवल पे एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वेजेस हो सकते हैं, फ्यूल के ऊपर खर्चा, रेंट, सैलरीज, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? डे टू डे एक्सपेंसेस हो सकते हैं उनके, जो कहीं ना कहीं इस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से कवर होते हैं। तो ना तो इस पैसे से उनके लिए एसेट जनरेट हो रही है, ना ही कोई एग्जिस्टिंग लायबिलिटी फिनिश हो रही है। मतलब ना तो कुछ नया आ रहा है और ना ही कुछ पुराना कर्जा वापस किया जा रहा है। इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, यानी कि वो एक्सपेंडिचर है जो कहीं ना तो गवर्नमेंट के लिए एसेट जनरेट कर रहे हैं और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटीज को फिनिश कर रहे हैं। तो बात ये एक्सपेंडिचर किए कहाँ जाते हैं? ये क्या जाते हैं? सैलरीज देने में लोगों को। जैसे गवर्नमेंट जॉब में जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनकी सैलरीज आती हैं, ठीक है। हो सकता है गवर्नमेंट को छोटे मोटे कोई काम करवाने हो तो उसके वेजेस जाते हैं, तो वहाँ चला गया पैसा, ठीक है। इसके अलावा पेंशन देनी पड़ती है, वहाँ चला गया पैसा। सब्सिडीज देनी पड़ती है, वहां चला गया पैसा। यानी कि ये सब क्या है? गवर्नमेंट के डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के चलते हैं। अब एक बार थोड़ा सा इसको डीप में समझेंगे तो वो समझना चालू करते हैं। तो द लेवल ऑफ डेट बियरिंग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दीज लायबिलिटी एंड वेटेड इंटरेस्ट रेट ऑन न्यू बोरोइंग्स आर देयर 3 वेरिएबल्स दैट डिटरमाइन यूनियन गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशंस। तो हमारे पास कुछ तरीके होते हैं जिनके जरिए हम ये देखते हैं कि कितना इंटरेस्ट जो है ना गवर्नमेंट को पे करना है। हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट भी जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करती है, बट कई बार गवर्नमेंट, और कई बार ज्यादातर गवर्नमेंट का रेवेन्यू है ना उसके खर्चों से कम होता है ना। अब सिंपल सी बात है, रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास कहां से आता है? या तो गवर्नमेंट बिजनेस से पैसा कमाएगी, लेकिन सबसे मेजर जो सोर्स होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू का, वो क्या होता है? टैक्स रेवेन्यू, है ना। जो हम टैक्स भरते हैं ना, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिन लोगों को टैक्स लगाया जाए वही लोग जब टैक्स भरते हैं उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कौन भरेगा? जिसकी इनकम होगी, ठीक है। तो रेवेन्यू एक, और इनडायरेक्ट टैक्स तो सब पे कर रहे होते हैं क्योंकि वो हर एक गुड्स और हर एक सर्विस पे जनरली लगाया जाता है। तो जो हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो गवर्नमेंट का एक मेजर रेवेन्यू हो गया टैक्स रेवेन्यू। इसके अलावा गवर्नमेंट के बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो जब वो एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, और अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो क्या होता है? बजट सरप्लस। क्योंकि पैसा आया ज़्यादा रेवेन्यू के तौर पे, खर्चा कम हुआ, तो इसको बोलते हैं कि जो बजट है वो सरप्लस में रहा। लेकिन कई बार रेवेन्यू जो है ना वो क्या होता है? लेस देन होता है एक्सपेंडिचर से। कई बार क्या चाहते हैं तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? इस बार भी हम घाटे में रहे। घाटे में क्यों रहे? क्योंकि इनकम कम हुई टैक्स रेवेन्यू से या फिर बाकी सोर्सेज से, और एक्सपेंडिचर क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? ज़्यादा कर दिए, तो इसको बोलते हैं बजट डेफिसिट। तो वही चीज़ है। तो फिर गवर्नमेंट ऐसे केसेस में लोन लेती है। अब लोन दो जगह से मिल सकते हैं,
एक तो आरबीआई प्रोवाइड कर दे, अब आरबीआई प्रोवाइड नहीं कर रही तो कहीं ना कहीं इन्हें वर्ल्ड बैंक की तरफ जाना पड़ता है। तो दोनों केसेस में इनके ऊपर क्या लगती है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है। आज भी हमारे टोटल बजट की एक मेजर रकम सिर्फ लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करने में गवर्नमेंट देती है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो लेवल ऑफ डेट बियरिंग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन दीज लायबिलिटीज एंड वेटेड इंटरेस्ट रेट ऑन न्यू बोरिंग्स, और जो भी नई बोरिंग्स की उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा, और दोज आर 3 वेरिएबल्स दैट डिटरमाइन द यूनियन गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। तो 3 ऐसे वेरिएबल है जो कहीं ना कहीं डिटरमाइन करते हैं कि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट किस किस तरीके से पे करना है। द कमीशन हैज एस्टिमेटेड दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन न्यू बोरोइंग, अब जो कमीशन है उसने एस्टिमेट किया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो भी गवर्नमेंट नई बोरोइंग करेगी विल बी 6% इन लाइट ऑफ द आरबीआई's ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट। 2019-20 में बजट एस्टिमेट फॉर सैलरीज एंड पेंशंस हैव बीन अप्रूव्ड। 19-20 में एक बजट भी एस्टिमेट किया गया था जिसके जरिए सैलरी पे की जानी थी और पेंशंस पे किए जाने थे, अप्रूव हो गई वो। मतलब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का जो लेखा जोखा है वो कहाँ पे रखती है और किन किन चीजों में वो पैसा जो खर्च किया जाता है। पहला हमने देखा लोन की जो रीपेमेंट है, लोन के इंटरेस्ट की रीपेमेंट। क्या बोला, लोन के इंटरेस्ट की, ध्यान रखना लोन की रीपेमेंट नहीं बोलोगे आप यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लोन की रीपेमेंट तो मेरे भाई लायबिलिटीज को कम कर देगी ना। सपोज करो अगर गवर्नमेंट के पास, अगर मान लेते हैं हम 100 करोड़ का लोन है और गवर्नमेंट ने 10 करोड़ की पेमेंट कर दी प्रिंसिपल अमाउंट की, तो लायबिलिटी कम हो गई, अब तो सिर्फ 90 करोड़ का लोन पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ क्या करिए, इंटरेस्ट पेमेंट करिए। तो क्या कभी भी इंटरेस्ट के पेमेंट से लायबिलिटी कम होती है? बिल्कुल नहीं होती। तो वही मैंने बोला ना कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो ना तो कभी लायबिलिटी कम करेंगे ना ही एसेट जनरेट करके देंगे। अगले पॉइंट में देखो, अगले पॉइंट में क्या किया, सैलरीज पे करनी शुरू कर दी, पेंशन पे करने शुरू कर दिया। फिर इसके बाद सैलरी फॉर मिलिट्री पर्सनल यानी कि डिफेंस सेक्टर में खर्चा करना चालू कर दिया, एंड सिविलियन एम्प्लॉइज और सिविलियन एम्प्लॉइज इन द डिफेंस सेक्टर, अदर एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट। और यही नहीं, कुछ एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट आई, कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट आई फॉर द मिलिट्री इक्विपमेंट्स। अब भाई सिंपल सी बात है, हम मिलिट्री में अलग तरह के, अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं तो अलग तरह के एयरक्राफ्ट यूज किए जाते हैं, फाइटर जेट्स यूज किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेवी में तो वहाँ पे शिप्स यूज होते हैं अलग तरह के, और जो हमारे पास आर्मी होती है वहाँ पे अलग तरह के वेपन्स यूज होते हैं। तो उन सब पे खर्चा आएगा ना, उन सब की मेंटेनेंस करनी पड़ती है, तो उस मेंटेनेंस के ऊपर भी कॉस्ट आता है। तो ये भी क्या है, डिफेंस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसको डिफेंस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि फिर से वही बात, ना तो ये डिफेंस के लिए कोई नए इक्विपमेंट लेके आ पा रहे हैं क्योंकि हम तो पुरानी मेंटेनेंस में खर्चा कर रहे हैं ना, या फिर सैलरी देने में खर्चा कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर के ऊपर, और ना ही ये कहीं ना कहीं लायबिलिटीज कम कर रहे हैं उनकी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिफेंस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे आपको ये भी क्लियर होगा कि डिफेंस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। अगला पॉइंट क्या था, सब्सिडीज। स्टार्टिंग में मैंने बताया था बिल्कुल जब मैं आपको समझा रहा था कि सब्सिडीज फॉर फूड, फूड के ऊपर कोई सब्सिडी दे दी, फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी दे दी, एंड पेट्रोलियम मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ दोज इंक्लूडेड इन द यूनियन बजट। ठीक है, तो ये सब जो कहीं ना यूनियन बजट का पार्ट होते हैं, तो इन सब के ऊपर सब्सिडीज पे करना, तो ये भी क्या होता है, एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट के लिए। द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैग डिपार्टमेंट, ठीक है, जनरल ऑफ इंडिया। तो रिवील्ड इन रिपोर्ट 2018 यानी कि 20वीं रिपोर्ट में 2018 की इन्होंने बताया ऑन यूनियन फाइनेंसेस। जब यूनियन फाइनेंस की बात करते हैं, दैट द एंटायर मार्केट ऑफ सब्सिडीज वाज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो यहाँ पे तो हमने सारी सब्सिडीज की बात करी नहीं है, यहाँ पे हमने सिर्फ सब्सिडी के सिर्फ कुछ हिस्से लिए हैं, और भी जगह है जहाँ पे कहीं ना कहीं पैसा खर्च होता है सब्सिडीज को पे करने में। तो ये सब कहीं ना कहीं पता है किसके एग्जाम्पल बनते हैं, गवर्नमेंट के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के। और बता रहा हूँ गवर्नमेंट के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ इतने ही नहीं होते, सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिए कि मेजर कौन कौन सी जगह है जहां पे गवर्नमेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है। बाकी गवर्नमेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या वो बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जरूर ध्यान रखना ये होता क्या है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर उन एक्सपेंडिचर्स को बोलते हैं जो ना तो एसेट क्रिएट करेंगे ना ही लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। तो बस उन सबके मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे थे। अब बाकी एक्सपेंडिचर के बारे में भी समझ लेते हैं। जब बाकी एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं तो एक क्या आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब हम बात करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कहीं ना कहीं एसेट जनरेट करते हैं। अब नाम ही क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल यानी कि जो कहीं ना कहीं हम ऐसी जगह पैसा खर्च कर रहे हैं जिसके जरिए या तो हम कोई प्लांट खरीद रहे हैं, कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, कोई लैंड एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, तो वो सब क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, एक गवर्नमेंट के लिए, एक बिजनेस के लिए। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एसेट जनरेट हो रहे हैं।
क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है ताकि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। अलग अलग चीज़ों पे हम जो है कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, 1 मिनट वेट करना। ठीक है, 1 मिनट, चलो बाकी समझते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर आता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि जब गवर्नमेंट का, क्योंकि डेफिसिट का मतलब ही क्या होता है, जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या हो जाए, ठीक है, कम हो जाए, किससे, एक्सपेंडिचर से। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट को पैसा बोरो करना पड़ता है उस इकोनॉमी को चलाने के लिए, जिसको मैं पे क्या बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट या फिर बजट डेफिसिट बोल के चलते हैं। तो ये हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और फिजिकल डेफिसिट का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया। इसके अलावा हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, सिक्योरिटी रेटेड एक्सपेंडिचर। जब हम बात करेंगे सिक्योरिटी रेटेड एक्सपेंडिचर की, तो हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को या फिर किसी भी कंट्री को थ्रेट होता है अपने आसपास की कंट्री से कुछ चीज़ों को लेके, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो शायद हमें इस एक्सपेंडिचर की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हर एक कंट्री अपने आप को क्या करती है, थोड़ा सा एडवांस रखने की कोशिश करती है सिक्योरिटी लेवल पे, यानी कि बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी, कहीं कोई हमारी लैंड एक्वायर ना कर ले, कोई हमारी कंट्री पे अटैक ना कर दे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे घरों में गेट होते हैं, सिंपल एग्जांपल है, हमारे घरों में गेट होते हैं, क्यों, क्योंकि सामने से कोई भी पर्सन जो है वो हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, उस चीज़ से बचने के लिए, है ना। क्योंकि जब वो पर्सन आएगा, वो बेल बजाएगा, हम पहले देखेंगे वो है कौन, फिर हम गेट खोल देते हैं। तो ये एक तरह का क्या हो गया, ये हो गया एक तरह से सिक्योरिटी रेटेड एक्सपेंडिचर। अब इसमें एक्सपेंडिचर 3 जगह पे किया जाता है। आर्मी के अंदर एक्सपेंडिचर होगा कि भाई आर्मी को किस किस तरह के एडवांस गन्स वगैरह चाहिए, आर्म्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आर्मी के अलावा भाई नेवी के ऊपर खर्चा होता है कि नेवी को कौन कौन से जहाज वगैरह चाहिए, जिसके जरिए कि शिप्स वगैरह चाहिए, जो भी, हाँ, तो जो भी चीज़ चाहिए, तो वो भी क्या हो गया हमारा सिक्योरिटी रेटेड एक्सपेंडिचर हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट्स कैसे चाहिए, किसके अंदर, एयरफोर्स के अंदर, ताकि और कैसे फाइटर जेट चाहिए ताकि हम लोग जो है ना अच्छे तरीके से लड़ पाएँ। और बिल्कुल तीनों जगह जो है ना हम क्या रखते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। आर्मी के तौर पर भी स्ट्रॉन्ग रखते हैं, ठीक है, इसके अलावा हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं अपने आप को नेवी के तौर पर या फिर एयरफोर्स के तौर पर, है ना। तो इन तीनों जगह जब हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो फ्यूचर में कोई भी कंट्री हमारे ऊपर अटैक करके, ठीक है, हमें लूटने की कोशिश नहीं कर सकती या फिर कोई भी हमें एक्वायर करने की कोशिश नहीं कर सकता। तो इसलिए ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है। लेकिन जनरली लोग, फिलोसफर्स लोग ये भी बोलते हैं कि अगर सब लोग शांति से रहते तो शायद इस एक्सपेंस की हमें जरूरत नहीं पड़ती। ये खामखा खर्चा है जो हमारी इकोनॉमी में, और क्यों नहीं छोटा मोटा खर्चा होता है भाई, बहुत बजट का बहुत मेजर हिस्सा जो है ना सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा होता है, ठीक है। और यही नहीं, इसके अलावा आर्मी में जो काम कर रहे हैं वो पर्सन्स, जो एयरफोर्स में काम कर रहे हैं, जो नेवी में काम कर रहे हैं, उन सब की सैलरीज भी जाती हैं, तो वो भी एक एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर। तो ये 2 हमने 3 मेन एक्सपेंडिचर समझे यहाँ पे। एक तो हमने समझा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को, फिर हमने समझा कैपिटल एक्सपेंडिचर को, फिर हमने समझा सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर को। अब कुछ चीज़ समझते हैं। एक होता है हमारा इकोनॉमिक सर्वे। अब इकोनॉमिक सर्वे का सिंपल सा मतलब क्या है कि हम जो है किसी भी चीज़ को लेकर सर्वे करते हैं। सबसे पहले डाटा निकालते हैं ना कि हमारी इकोनॉमी में किन किन लेवल पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। उसमें एक पॉइंट क्या आया, इंप्रूविंग एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, जहाँ पे ये चीज़ देखी गई। ये सर्वे 2022-23 में हुआ था, जहाँ पे ये दिखा गया कि इंप्रूविंग एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड, की जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो लगातार हमारी कंट्री में इंप्रूव करता जा रहा है। और ये 2022 का डाटा क्यों कह रहा है ऐसा, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। 2019-20 में 2020 की बात करते हैं सीधा, 2020 में क्या आया था, कोविड, है ना। और कोविड ने एम्प्लॉयमेंट की धज्जियां उड़ा दी थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े लेवल पे क्रिएट हो गई थी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, या तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में। दिक्कत है सबके वहाँ पे ले ऑफ चालू हो गए थे। ले ऑफ चालू क्यों हो गए? क्योंकि भाई जब कंपनीज खुद ही पैसा नहीं कमा पा रही तो वो सैलरीज कैसे पे करेंगे लोगों को, तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो इसकी वजह से आप ये मान लो 2020 का जो पूरा साल है वो लोगों के लिए बिल्कुल बेकार गया था एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। खासकर स्टार्टिंग के कुछ महीने फाइनेंशियल ईयर के, मेरे हिसाब से मार्च में तो कोविड के वजह से लॉकडाउन लग गया था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये स्टार्टिंग के 6 महीने तो बहुत ही वाहियात गए थे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। लोग जो हैं वो अपने घर में बैठे थे। इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि लोगों को कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करने का मौका ही मिला एक दूसरे के साथ। लेकिन फिर भी एम्प्लॉयमेंट लेवल पे बहुत बुरी हालत हो गई थी, इकोनॉमी लेवल पे बहुत बुरी हालत हो गई थी। लेकिन जैसे ही हम इस चीज़ से रिकवर हुए 2021 के बाद, जब कोविड का असर कम होना शुरू हो गया, धीरे धीरे इम्यून सिस्टम लोगों के डेवलप होने शुरू हो गई, वैक्सीन्स बननी शुरू हो गई, वैक्सीनेशन शुरू हो गया, तो इसके बाद कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट वापस से उठ गई थी। आप चाहे हमारे स्टॉक मार्केट को देख लो, स्टार्टिंग में कितने ज़्यादा नीचे आ गई थी, लेकिन उसके बाद जो वापस रीगेन किया है अपने पॉइंट को, और वापस जब मार्केट में बुल रन आया वो एक अच्छे लेवल का रन आया था, यानी कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी बूस्टअप हुई थी। तो वही डाटा ये भी शो करता है कि एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड भी है ना वो अच्छे हो गए थे 2022-23 में।
ठीक है, यानी कि ले ऑफ जो हैं वापस फुलफिल हो गए थे, लोगों को जॉब मिलनी वापस शुरू हो गई थी, कंपनीज अच्छा परफॉर्म करने लग गई थी, जो कंपनीज के रिजल्ट हैं फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो इंप्रूव होते चले गए थे धीरे धीरे इस टाइम पीरियड के अंदर। तो ये हमने बात कर रही इकोनॉमिक सर्वे 22-23 की। अब बात करते हैं सप्लाई साइड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दो चीज़ें होती हैं, एक सप्लाई साइड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक होता है डिमांड साइड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि हर एक चीज़ को ना हम अगर मान लो हमें एम्प्लॉयमेंट को या फिर एम्प्लॉय को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखें थोड़ी देर के लिए, तो हर एक चीज़ की दो चीज़ होती हैं, एक होती है सप्लाई और एक क्या होती है डिमांड। ठीक है, आज अगर आप देखो इंडिया में मजदूरों की हालत या फिर किसी प्रोफेशन की हालत इतनी बेकार क्यों है, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे कोई भी प्रोफेशन ले लो आप, इस दुनिया का कोई भी प्रोफेशन ले लो, वहाँ पे एवरेज सैलरी इंडिया के अंदर इतनी कम क्यों है, मैं आपको उसका लॉजिक देता हूँ। क्योंकि इंडिया में सप्लाई क्या है बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत से लोग जो हैं इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज से, कुछ प्राइवेट कॉलेज से, बहुत से पर्सन्स ग्रेजुएट कर रहे हैं, यानी कि आजकल तो सबके सब जो पर्सन है ना वो 12 पास करके ग्रेजुएशन करने की कोशिश जरूर करते हैं। तो कहीं ना कहीं सप्लाई क्या है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि लोग भी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या उस अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमी में डिमांड है? तो बिल्कुल भी नहीं है ना। डिमांड ना होने की वजह से एक प्रोड्यूसर के पास क्या आता है, बार्गेनिंग पावर। यहाँ पे बार्गेनिंग पावर किसके पास होती है? प्रोड्यूसर के पास, क्योंकि डिमांड उतनी है नहीं, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो अगर मान लो कि प्रोड्यूसर के पास अगर कोई एक पोजीशन है किसी भी काम करने के लिए, तो उस पोजीशन पे 10-10 लोग कॉम्पीट कर रहे होते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। और कुछ जगह तो इतने बुरे हालात हैं कि 100 लोग कम्पीट कर रहे हैं सिर्फ एक पोजीशन के लिए। तो प्रोड्यूसर किसको रखेगा? जिसके पास बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी अवेलेबल होगी और जो कम से कम प्राइस में अच्छा काम करने को तैयार होगा, है ना। जिसकी वजह से इंडिया के अंदर किसी भी प्रोफेशन में देख लो आप, ठीक है, आप प्रोफेशन की बात कर रहे हो, प्रोफेशन में देखो या फिर किसी और चीज़ में देख लो, ठीक है, किसी और फील्ड में देख लो, हर फील्ड में ना, चाहे वो इंजीनियर्स हो, सीए हो, ठीक है, बड़े से बड़े फील्ड में लोगों की जो एवरेज सैलरी है वो गिरती जा रही है सिर्फ इस लॉजिक की वजह से। तो अगर आप इसे कंपेयर करते हो बाकी कंट्री से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो यूएसए में क्या है, यूएसए में सप्लाई जो है ना वो लिमिटेड है। ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा? सप्लाई जो है ना दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं। जो सप्लाई है वो हमारे पास क्या है, कम है, ठीक है, और डिमांड जो है वो क्या है, इनकी ज़्यादा है, जिनकी वजह से ना वहाँ पे जो लेबर्स हैं या फिर जो वहाँ पे जो मजदूर हैं उनकी सैलरी भी इंडिया की सैलरी से क्या है, इंडिया की प्रोफेशनल सैलरी से ज़्यादा अच्छी है। वहाँ पे लेबर्स की सैलरी भी क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतनी सप्लाई है ही नहीं और डिमांड उससे ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है। और जब भी सप्लाई कम होती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी फील्ड में, और डिमांड ज़्यादा होती है, तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पावर शिफ्ट हो जाती है प्रोड्यूसर से किसके पास, कंज्यूमर के पास। और जब कंज्यूमर के पास बार्गेनिंग पावर शिफ्ट होगी तो कंज्यूमर खुद चूज करेगा मुझे किस कंपनी में काम करना है, किस फील्ड के अंदर काम करना है, जहाँ मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ज़्यादा अच्छी वर्क कंडीशंस मिलेगी, ठीक है, मैं वहाँ पर जाके काम करूँगा। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। इसी के हम डिस्कस करते हैं हमेशा, डिमांड साइड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सप्लाई साइड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब सप्लाई साइड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब यहाँ पे एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे किया गया कि कितने लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है और कितने लोग एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। एक टाइम को ऐसा बताता हूँ, कोविड का टाइम पर ऐसा था कि जहाँ पे ना मेजर लोगों ने सिर्फ मनरेगा के लिए अप्लाई किया था। वो मैं आपको नीचे से समझाता भी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, डिमांड फॉर वर्क अंडर मनरेगा। लोगों ने मनरेगा के लिए अप्लाई किया था क्योंकि उस टाइम पे ले ऑफ्स इतनी तेजी से हो रहे थे, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो चाहे वो बाकी सेक्टर हो, ठीक है। तो जिसकी वजह से लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे गवर्नमेंट की स्कीम्स में अपने आप को इनरोल करवाया था, सिर्फ किस पर्पस के लिए, जॉब के पर्पस के लिए, क्योंकि उनकी फैमिली में फाइनेंशियली बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी सिर्फ कोविड की वजह से। तो वही होता है एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कि कितने लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कहीं काम मांग रहे हैं, उनमें से कितनों के पास स्किल है, कितने पैसे की डिमांड कर रहे हैं, सब कुछ जो है ना कहीं इस सर्वे के अंदर कंप्यूट किया जाता है कि कितने सप्लाई है। क्योंकि भाई एक हम इसमें पे रेशो निकालते हैं, रेशो किस चीज़ के बीच में, कि पॉपुलेशन कितनी है और वर्क फोर्स कितनी है, मतलब कितने लोग, पॉपुलेशन तो बहुत सारी हमारे इंडिया में, पर कितने लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, उनको जो हम निकालते हैं। काम करना चाहने का मतलब है कि जो वर्क फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो वर्क फोर्स का हिस्सा है, क्योंकि वर्क फोर्स में दोनों लोग आते हैं, एम्प्लॉयड भी और अनएम्प्लॉयड भी। एम्प्लॉयड वो जिन्हें काम मिला हुआ है, अनएम्प्लॉयड वो जिन्हें अब तक काम नहीं मिला हुआ है किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इसका हिस्सा बन के चलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डिमांड साइड की एम्प्लॉयमेंट की, तो हम सर्वे करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, कि कितने लोगों को काम ऑलरेडी दिया गया है, कितने लोगों की अभी भी डिमांड बाकी है। तो वो चीज़ यहाँ पे होती है। अब अगले कुछ पॉइंट देखो, अगले कुछ पॉइंट क्या आते हैं हमारे पास यहाँ पे, जिसमें हम सर्वे कुछ पॉइंट्स के ऊपर करते हैं। पहला क्या,
क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, कि भाई क्वार्टरली चेक करें, क्वार्टरली यानी कि हर साल में 4 बार, हर 3 महीने में एक बार हम सर्वे कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है ना किस लेवल पे दिया जा रहा है, ठीक है, किस लेवल पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा रही है, किस लेवल की डिमांड है कंपनीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। जब हम बात करते हैं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की, तो यहाँ पे ऐसी जॉब आती हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर होती है, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, या फिर कई बार लोग गवर्नमेंट से अपॉर्चुनिटीज मांगते हैं जॉब करने के लिए, है ना, तो उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बोल के चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या आता है, डिमांड फॉर वर्क अंडर मनरेगा। ये मैंने पहले डिफाइन कर दिया है कि बहुत से लोगों ने मनरेगा के अंदर डिमांड करी थी, बहुत से क्या करोड़ों लोगों ने डिमांड करी थी जब कोविड आया था, जब ले ऑफ बहुत तेजी से हो रहे थे। और कहीं ना कहीं अगर आप आज का टाइम पीरियड कंपेयर करोगे, तो हम प्रीवियस डाटा कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम आज का डाटा कंपेयर करते हैं 24-25 का या फिर 24 के आसपास का, अब एक नया रिवॉल्यूशन आया जिसका नाम क्या है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। हम सब इस चीज से अवेयर हैं, और जो अवेयर नहीं है भाई वो बहुत आउटडेटेड है, ठीक है। तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरली ले ऑफ अब इसकी वजह से आएंगे। क्यों? क्योंकि जनरली ये जो है ना, ये एक ऐसी इंटेलिजेंस है, क्योंकि आप खुद सोचो, हम इंसानों को भी काम क्यों देता है, हमारी इंटेलिजेंस की वजह से। और अगर लोगों के पास या प्रोड्यूसर के पास या गवर्नमेंट के पास, ठीक है, हमसे बेटर इंटेलिजेंस ऑप्शन अवेलेबल होगा, तो कोई हमें जॉब पे क्यों रखेगा, ठीक है। जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड हो, तो जनरली लोग जो है ना वो एआई के जरिए अब काम करवाना पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ले ऑफ्स आ रहे हैं। और मैं तो हमेशा एक टोंट मारता भी हूँ कई बार, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त भी हैं, ठीक है, जो इंजीनियर्स हैं, जिनसे बात करता हूँ कई बार, ठीक है, या फिर वो इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, फिर कुछ बड़े भी हैं, तो वो बोलते हैं कि इंजीनियरिंग सेक्टर में ना सबसे फालतू ले ऑफ हो रहे हैं, जो कि इंजीनियर्स ने ही इस एआई को बनाया था, ठीक है। यानी कि जिस चीज़ को उन्होंने बनाया वो सबसे फालतू ले ऑफ उसी फील्ड में क्या हो गए, आने शुरू हो गए, और बाकी फील्ड्स में धीरे धीरे आ रहे हैं सिर्फ इसकी वजह से। इसलिए कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है कि इसकी वजह से बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी, ले ऑफ बहुत तेज़ी से होंगे, सिर्फ काम वही कर पाएंगे जिनके पास मल्टीपल स्किल्स है या फिर जो सीखने को तैयार हैं अलग अलग चीज़ों को। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने बात करी कुछ और एक्सपेंडिचर्स के बारे में, है ना। मेनली 3 एक्सपेंडिचर पड़े, रेवेन्यू, कैपिटल एंड सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। वो मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर की। लेसन नंबर 4 यहाँ पे हमारा फिनिश होता है, ठीक है। मात्र 3 लेसन और, लेसन नंबर 5, 6 और 7 हमारी जो ये वाली सीरीज है हमारी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो चलो, अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर।